नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। 3 विषय। पहला, क्या जीतन राम मांझी खड़गे जी का जवाब होंगे बिहार में। दूसरा, सुब्रमण्यम स्वामी की मोदी जी के यूएस टूर पर आपत्ति कितनी जायज। और तीसरा, क्या अडानी जी अब QIP के द्वारा सरकार से पैसा लेंगे। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। आपकी मेंबरशिप का मतलब हर महीने आपको एक छोटी सी रकम हमें मेंबरशिप के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम, एक बार एक मुश्त भी हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग से हमें चैनल चलाने में आसानी रहती है। तो सबसे पहली बात, क्या जीतन राम मांझी खड़गे जी का जवाब होंगे बिहार में। अभी आपने देखा ना कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी, जो हम एस बोलते हैं, हिंदुस्तानी आवाम जो पार्टी है, वो महागठबंधन से निकलकर अपने को उसने अलग कर लिया है और अब वो दिल्ली पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि हम सबसे मिलेंगे। उनका अभी तक का स्टेटमेंट यह है कि वो अमित शाह साहब से भी मिलेंगे, उनका स्टेटमेंट है वो BSP से मिलेंगे, उनका स्टेटमेंट वो कांग्रेस के लोगों से भी मिलेंगे। फिर उसमें उनका दूसरा स्टेटमेंट भी आ रहा है कि वो कुछ लाइक माइंडेड पार्टी से भी मिलेंगे, जिसमें BSP और AIMIM है, जिसमें नॉन NDA नॉन UPA अलायंस भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन NDA से भी मिलेंगे और UPA से भी मिलेंगे। तो थोड़ा अपने सारे ऑप्शंस खुले रख रहे हैं। जीतन राम मांझी जी को पहले थोड़ा समझ लीजिए क्या है। जीतन राम मांझी जी ने अपना सन 1980 में जब करियर शुरू किया तो कांग्रेस, फिर कांग्रेस के बाद जनता दल, जनता दल के बाद RJD के बाद जनता दल U, जनता दल U के बाद उन्होंने अपनी पार्टी हम बनाई, और हम से अब वो हम ही पार्टी अब उनके साथ है, और फिर वो NDA में रहे, फिर वो वापस महागठबंधन में आए और अभी फिर महागठबंधन से निकल गए। अब उनका जो चीफ मिनिस्टर बने बिहार के, वो किस्सा भी रोचक है, उसको भी समझ लेना चाहिए। 2014 का लोकसभा इलेक्शन जीतन राम मांझी जी लड़ते हैं और उसमें वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। चुनाव हारते ही नहीं, वो दूसरा भी नहीं, वो तीसरे स्थान पर रहते हैं। 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार जी की जनता दल यूनाइटेड बहुत खराब परफॉर्म करती है, और मई 2014 में इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे, इस जबरदस्त हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके। और उस समय उनके जो सबसे विश्वास पात्र रहते हैं जीतन राम मांझी, जो मुसहर समुदाय से आते हैं, मुसहरों के लिए कहा जाता है कि वो चूहा खा के भी, मतलब चूहा भी उनके खा के अपना जीवन, इतनी गरीबी रहती है कि उस पर भी वो चूहा भी खा लेते हैं। उन जीतन राम मांझी को मई 2014 में वो बागडोर सौंप देते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। चीजें चलती रहती हैं और फिर फरवरी 2015 में नीतीश कुमार फिर ये निर्णय लेते हैं कि वो वापस मुख्यमंत्री पद पे आएंगे। अब जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री पद से हटूंगा नहीं, अब मैं तो मुख्यमंत्री पद पे रहूं। फिर जो आजमाइश होती है और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा जाता है कि टेस्ट करिए स्ट्रेंथ, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं और फिर वो हम नाम की पार्टी बना लेते हैं और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हो जाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव होता है। नीतीश कुमार एस JDU, ये एस हम, ये दोनों लोग NDA के पार्टनर हो गए, BJP के साथ चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का। इनके 7 उम्मीदवार खड़े होते हैं, जिसमें से 4 जीतते हैं। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब 7 में से 4 ये जीत के आते हैं। फिर खैर ये फिर से मंत्री वाला किस्सा शुरू होता है, और जब पिछले साल नीतीश कुमार NDA छोड़ के फिर महागठबंधन में आए तो ये भी साथ थे। तो ये सिलसिला मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से ये NDA महागठबंधन ये सब करते रहे। पिछले महीने जीतन राम मांझी जी दिल्ली गए थे और वहां ऐसा कहा जाता है कि वो अमित शाह साहब से मिले थे। अब उनका कहना है कि मैं अमित शाह साहब से दूसरी चीजों के लिए मिला था या किसी के लिए मिला था। इधर नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों का एक जो बैठक कर रहे हैं 23 जून को पटना में, उसके लिए वो बहुत ही मतलब बहुत प्लान कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो उन्होंने जब छोड़ा था तो शायद ये उनके दिमाग में खाका रहा होगा, उस पे काम कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने जीतन राम मांझी जी ने भी कहा कि भाई मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। अब उसमें शामिल होने की एक शर्त ये लगाई नीतीश कुमार ने उनके साथ कि आप हम का विलय JDU में कर लीजिए। ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार जी को ये लगता है कि उस मीटिंग में जाएंगे और अंदर की सारी खबर जो NDA में जो उनके बॉसेस हैं या जो उनके दोस्त हैं या जो उनके मित्र हैं या जिनको इस खबर की ज़रूरत है, उनको वो अंदर की एक खबर दे देंगे। क्योंकि अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी ये माना जा रहा है क्लोज डोर मीटिंग, अंदर की खबर बाहर नहीं आएगी, इस केवल अंदर रहेगी। लेकिन कुछ लोगों के बारे में तो यह है ही कि वो इधर जाऊं कि उधर जाऊं, अभी असमंजस की स्थिति में। खैर नीतीश कुमार ने उसको
रोकने के लिए किया कि भाई जेडीयू में आप विलय कर लीजिए, तब आप कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी दो तरफ काम कर रहे हैं। एक तो नीतीश कुमार नेशनल लेवल पे भी ये काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे, कि सबकी स्थिति साफ हो जाए, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है, किसका मन एनडीए के साथ भी जाने का है, किसका मन इधर आने का है, किसका मन बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का है, किसका मन क्या है, ये साफ हो जाए। वो धीरे धीरे उस क्लैरिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, उनके यहाँ अपने यहाँ भी बहुत से लोग जिनको ये लगता है कि नहीं इनके साथ करेंगे, उनके साथ करेंगे, उनका स्टैंड भी क्लियर हो जाएगा। तो जीतन राम मांझी का भी स्टैंड इस मामले में क्लियर हो जाएगा। जीतन राम मांझी अमित शाह को सबसे ज़्यादा सूट कर रहे हैं। सूट इसलिए कर रहे हैं कि वो दिल्ली में डेरा डाल दिया है उन्होंने। 2024 का लोकसभा चुनाव है। अब वो कुछ लोग कहते हैं वो 5 सीट मांगते हैं, 4 सीट मांगते हैं, वो जो भी हो, मुख्य जो मुझे लगता है कि अमित शाह साहब को खड़गे जी के का एक बड़ा कद होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और वो एक बड़ा दलित चेहरा बन के भी उभर रहे हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश में उनको अमित शाह साहब को मायावती जी चाहिए, क्योंकि मायावती जी साथ रहेंगी तो वो कम से कम दलित चेहरा एक उनके पास रहेगा कि भाई ये लोग साथ हैं। उसी तरह से बिहार में हालांकि रामविलास पासवान जी के भाई और लड़के उनके साथ हैं, लेकिन उनको एक और चेहरा चाहिए जिसमें वो जीतन राम मांझी वहाँ फिट इन हो रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री इत्यादि इत्यादि करके। अब मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एक काम ठीक कर रहे हैं कि वो सबका स्टैंड साफ करवा दे रहे हैं। कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन बीजेपी के अगेंस्ट लड़ेगा चुनाव, कौन बीजेपी के विरोध में लड़ेगा, और कौन इन दोनों से दूरी बना के लड़ेगा, और बाद में डिसाइड करेगा कि मैं किसके साथ जाऊं। अब आ जाइए दूसरी बात पे, सुब्रमण्यम स्वामी की मोदी के यूएस टूर पर आपत्ति कितनी जाए। मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, बड़ी बात है। उस समय एक सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक ट्वीट किया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें समझ लीजिए। ये किस रेफरेंस में कहा जा रहा है। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस हैं, जो ये मानिए कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री, उसके बराबर यूएसए के एंटोनी ब्लिंकन साहब अभी चाइना विजिट कर रहे हैं। 18 तारीख को गए हैं, 2 दिन की यात्रा पे। ये यात्रा इंपॉर्टेंट है, और ये यात्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 21-22 तारीख से हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है। उससे जस्ट पहले एंटोनी ब्लिंकन को अमेरिका को ऐसा लगा कि चाइना जाना जरूरी है। एंटोनी ब्लिंकन को ये नहीं कि वहां का अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत जल्दी जल्दी चाइना जाता हो। 5 साल बाद कोई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चाइना जा रहा है, मतलब कोई उनका विदेश मंत्री चाइना जा रहा है 5 साल बाद। और जो कहा जा रहा है कि वहां इसलिए जा रहे हैं कि टेंशन कम हो चाइना और यूएस के बीच, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर दें, जो गलतफहमियां उनको दूर कर दें। अब इसको बताने की बात नहीं, गलतफहमियां, मोदी जी की विजिट, यूएस इंडिया के पास आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। सुब्रमण्यम स्वामी का एक 15 तारीख को उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उनके अनुसार, सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के अनुसार, ये जो ब्लिंकन साहब हैं, एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने स्पष्ट किया है कि इंडो यूएस टाइज के मूल में जो मूल है वो आर्थिक टाइज है, बाकी कुछ नहीं। और चाइना से जो हमारे लड़ना है, या चाइना से जो यूएस को है कि यूएस और इंडिया मिलकर लड़ाई, उस तरह का कुछ एजेंडा नहीं है। इट इज़ अ प्योरली कमर्शियल टाइज, जो इस यूएस विजिट का मेन एजेंडा रहेगी। अब इसमें सुब्रमण्यम स्वामी अपने इसी ट्वीट में और भी कहते हैं कि यूएस ने इंडिया का इस सिक्योरिटी इशू पर अगर कुछ भी बात करने लायक नहीं है, कुछ भी प्रस्तावित नहीं है, इस वजह से मोदी जी की जगह देश के वाणिज्य मंत्री जो हैं, जो कॉमर्स, अगर ये कॉमर्स की बात है, उनको जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये व्यापारिक बातें हैं तो कॉमर्स मिनिस्टर देख लेंगे इसको, वाणिज्य मंत्री। अब 1-2 चीजें ये समझनी होंगी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे भी कहा कि इंडिया इज ऑन फायर एट नंबर ऑफ प्लेसेस। वो मेरे ख्याल में इशारा कर रहे हैं, मणिपुर की बात भी वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पीएम शुड नॉट गो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, कि पीएम जो खट से किसी बुलाया हम चल दिए, इस पे नहीं जाना चाहिए। अब थोड़ा एक अपने को भी ये समझने की जरूरत है कि बाइडेन जो इतना तल्ख थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में कोई एम्बेसडर, जब वो यूएस प्रेसिडेंट बने उसके 2 साल तक उन्होंने कोई एम्बेसडर नहीं पोस्ट किया था, एकदम से उनके रुख में बदलाव क्यों आया है? क्योंकि वो एक तरफ एम्बेसडर नहीं भेजे थे, अब वो एकदम से एम्बेसडर भी भेज रहे हैं, स्टेट गेस्ट भी बना रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। एक क्या, वो जो एयर इंडिया की एक डील हुई है जिसमें 470 जहाज की बात है,
जिसकी वजह से अमेरिका ने एक्नॉलेज पब्लिकली किया है कि उसको उसके यहाँ रोज़गार मिलेगा, बड़ा ऑर्डर है, इत्यादि इत्यादि। दूसरा मुझे एक वहाँ पे और चीज़ लग रही है कि जब ये मोदी जा रहे हैं तो अब मोदी जी माने या ना माने, राहुल गांधी ने जाके उससे पहले एक काम तो कर दिया कि अब कंपैरिजन तो राहुल गांधी से होगा ही होगा उनका। अब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, या किसी प्रश्न का जवाब देंगे कि नहीं देंगे, ये अलग बात है, लेकिन कंपैरिजन तो उनकी विजिट का उनसे होगा ही होगा। एक चीज़ और है, अमेरिका जा रहे हैं, दुनिया की इकॉनमी पे बात होगी तो हिंडनबर्ग भी वही अमेरिका है, तो क्या अडानी हिंडनबर्ग पे भी कोई बात होगी अमेरिका से? दूसरा मुझे एक चीज़ ये लगती है कि जो मणिपुर की घटना है उस पर अगर किसी ने पूछा, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो अमेरिका के सेनेट में जाए, वहाँ अगर कोई हो, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि जवाब इतना आसान नहीं है। आपने अभी तक तो कोई स्टैंड आपका साफ नहीं लग रहा है कि आपने क्या किया है। और अगर ये सिर्फ डिफेंस डील के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको एक याद दिला दूं कि डिफेंस डील का एक बड़े हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री हुए हैं यशवंतराव चौहान, वाई.बी. चौहान। 1964 में मई महीने में वो एक बड़ा रक्षा सौदा करने के लिए अमेरिका गए थे और उनके साथ डिफेंस सेक्रेटरी गए थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गए थे, उनके साथ तीनों सेनाओं के, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स गए थे, एयर मार्शल ने गए थे, एयर वाइस मार्शल गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल्स गए थे, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन गए थे, ये सारे लोग गए थे। वो एक अलग बात है कि वो सौदा नेहरू की डेथ हो गई और फिर बीच में छोड़ के आ जाना पड़ा। मैंने अपनी किताब में इसको बहुत डिटेल में लिखा है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी गए थे। तो अगर आप डिफेंस का सौदा करने जा रहे हैं तो आपके डिफेंस मंत्री, आपके डिफेंस के लोग कहाँ हैं? आपके वो डेलीगेशन में नहीं है। मुझे ऐसा बार बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में अब मोदी जी आपको वोट का मुंह छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ में जब आप वोट से जोड़ते हैं कि इससे मेरा वोट बढ़ेगा, वो छोड़ना होगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा, चाइना का रवैया, इस पर आपको बात करनी चाहिए। और इस पर अमेरिका को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन बात तो अब चाइना के रवैये पे होनी चाहिए। खैर, अब तीसरी बात है, क्या अडानी जी अब QIP के द्वारा सरकार का पैसा लेंगे? थोड़ा अडानी जी की पोल पट्टी और खुलती जा रही है। आज टेलीग्राफ ने एक स्टोरी की है, मैं उसी स्टोरी को मैंने पढ़ा, उसके बाद और कुछ और इनपुट्स लिए और फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप भी उस स्टोरी को पूरा पढ़ सकते हैं, डिटेल में है। आपको याद है अडानी जी का एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने फिर के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी में हुआ कि वो सेबी के ऊपर जांच के, सेबी की एक कमेटी होगी और उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात होगी और इनसाइडर ट्रेडिंग, ये सब बातें होंगी। सेबी की जो कमेटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके मेंबर साइरल श्रॉफ हैं। नाम किसी वजह से कह रहा हूं, ये याद रखिएगा। ये कमेटी इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे ऑफेंस देखती है, साइरल श्रॉफ जी उसी के मेंबर हैं। साइरल श्रॉफ जी कौन है? साइरल श्रॉफ जी की लड़की का नाम परिधि है, परिधि श्रॉफ। परिधि श्रॉफ कौन है? परिधि श्रॉफ हैं पत्नी करण श्रॉफ की। करण श्रॉफ कौन है? अडानी जी के, गौतम अडानी के लड़के। तो गौतम अडानी की बहू का नाम परिधि श्रॉफ है और परिधि श्रॉफ के पिताजी का नाम साइरल श्रॉफ है, जो सेबी की उस इनसाइडर कमेटी, जो एक कमेटी है, उसके मेंबर हैं। साथ में उनकी पिता की एक लॉ फर्म भी है, साइरल अमरचंद मंगलदास, ये उस फर्म का नाम है, पुरानी फर्म है। अब टेलीग्राफ की जो स्टोरी है उसके अनुसार आपको एक और चीज याद दिला दें, एक FPO नाम की चीज करके ये सब पब्लिक से पैसा लेना था और इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना था इनको, उसी में LIC और इन सब लोग पैसा लगा रहे थे। याद आया? 20,000 करोड़ का था FPO, उसको फिर विड्रॉ किया, पब्लिक प्रेशर भी आया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आ गई, शेयर भी गिर गया और सब ये हुआ कि भाई आप शेयर जब सस्ते में मिल रहा है ओपन मार्केट में तो आप महंगे में क्यों ले रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। अब फिर से अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी ट्रांसमिशन, ये दोनों लोग QIP के द्वारा 21,000 करोड़ रुपए फिर इकट्ठा, वो 20,000 करोड़ था, 21,000 करोड़, 1,000 करोड़ उससे ज्यादा, इतने दोनों में 1,000 करोड़ रुपया खर्च भी हो गया होगा इधर उधर। अब QIP क्या है? QIP है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। अब इसका नाम आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, FPO, FDO, DDO, GBO, मालूम नहीं क्या क्या उल्टे पुल्टे नाम रखिए, टेढ़े मेढ़े नाम रखिए। मूल बात यह है कि सरकार के इंस्टीट्यूशन से आपको पैसा लगवाना है। पहले FPO के थ्रू आप लगवा रहे थे, अब आप QIP के थ्रू लगवा रहे हैं। अब अडानी एंटरप्राइज और अडानी ट्रांसमिशन जो 21,000 करोड़ का
QIP ला रहे हैं। इसके अलावा उनकी अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो भी और फंड रेज करने वाली है, वो भी आ गया है मार्केट में। अच्छा, अडानी ग्रुप का कहना है, इधर क्या हुआ कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो हिंडनबर्ग ने बहुत से आरोप लगाए, राहुल गांधी ने भी लगाए पार्लियामेंट में, हालांकि उसको वहां से एक्सपंज करके निकाल दिया गया। अब अडानी ग्रुप का कहना है कि उसने जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद इंडिपेंडेंट लॉ फर्म के द्वारा उनको क्लीन चिट मिली है। उन्होंने अपने ये सारे जांच करवाई और इंडिपेंडेंट लॉ फर्म को दिया और उस लॉ फर्म ने उनको क्लीन चिट दी है। जो पार्टी ट्रांजैक्शंस और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इन सब चीज़ों पे जो उन्होंने वो किया था। अब इसी टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये इंडिपेंडेंट लॉ फर्म कौन है, कहीं पे वो एक फर्म है, कहीं कई फर्म है, लेकिन एक फर्म जो है जहां पे कहीं एक ही फर्म से इंडिपेंडेंट लॉ फर्म से क्लीन चिट ली गई है, उस फर्म का नाम है साइरल अमरचंद मंगलदास, वही पुरानी परिधि जी वाली जिसमें परिधि जी काम भी करती हैं, करण अडानी की पत्नी। अब घर का मामला है, मतलब अगर घर की ही कंपनी देख रही है, बीवी पत्नी की कंपनी है तो घर का मामला है, अंदर की बात है, ये सब होगा। अब अडानी जी के जो पक्षधर हैं, अडानी जी का जो वर्जन, उनका कहना है कि भाई परिधि जी का अडानी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो करण अडानी की पत्नी हो, लेकिन उनका कोई अडानी ग्रुप से लेना देना नहीं है, इसलिए आप उसको लिंक नहीं कर सकते हैं। अब नीता अंबानी जी तो कहती हैं कि वो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन आज वो जिस तरह के हवाई जहाज उनको मिलते हैं, जिस तरह का वो पैसा खर्च करती हैं, तो वो मुकेश अंबानी के दम पे करती हैं या उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि अब तो नीता अंबानी जी कई जगह बोर्ड पे भी आ गई हैं, लेकिन कोई ये कहे कि परिधि श्रॉफ जी का अपने हस्बैंड से 10 साल पहले शादी हुई, उनके किसी फर्म से कोई लेना देना नहीं है, थोड़ी बात हंसने वाली होती है। और एक तो बात यह है कि उनका इससे बिल्कुल लिंक है, अंदर ही के आपने अपनी ही फर्म से क्लीन चिट दिलवा दी। दूसरी एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये साइरल श्रॉफ साहब जो हैं, क्या अपनी फर्म के द्वारा क्लीन चिट दिलवाने के बाद जब सेबी के उस कमेटी में बैठेंगे तो क्या वो कह पाएंगे कि नहीं हमारी ये जो अडानी की कंपनी है जिसको मेरी कंपनी ने क्लीन चिट दी है, वो गलत क्लीन चिट दी है? क्या ये हो सकता है, संभव है? मामला बहुत सीधा नहीं है। अब अडानी जी उसको घर की कंपनी से, घर के लोगों से उसको क्लीन चिट दिलवा लें, कुछ दिलवा लें, लेकिन जब तक इसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तब तक हो सकता है कि वक्ती तौर पे FPO, QIP, GIP, SIP, मालूम नहीं क्या क्या करके पैसा तो सरकार का लगवा लें, लेकिन वो बहुत मतलब आइडियल देश के जो मतलब उद्योग जगत है, जो व्यापार जगत है, उसके लिए बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं होगी। थैंक यू सो मच।